लास्ट वीडियो से मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही दुखद न्यूज हमारे सामने आई है। सर रतन टाटा का स्वर्गवास हो गया है। बहुत ही इंस्पायरिंग उनकी लाइफ जर्नी रही, बहुत से क्षेत्रों में उनका योगदान रहा, इसलिए हर कोई उनका चाहने वाला है। एक महान उद्योगपति के तौर पर शायद रहे ना रहे, लेकिन एक महान इंसान के तौर पर सदैव वो हमारे दिल पर राज करेंगे। भगवान श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेरे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से सर रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति। वापस से हम निफ्टी को देख लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में ये एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है निफ्टी के अंदर नीचे का पैटर्न कंफर्म हुए हैं। लेकिन जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब तक निफ्टी 24,900 के ऊपर सस्टेन कर रही है, तब तक 50% की एक चाल बन सकती है, जिसमें से 61% का रेशियो बहुत क्रूशियल है। अभी मुझे लग रहा है यहां से एक बाउंस लेने के बाद हम वापस से जो करंट एरियाज में लो लगे हैं उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए अभी जो ऊपर की चाल बनेगी उसे हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, और ये स्टडी तब तक ही वैलिड रहेगी जब तक 24,694 का लो ब्रेक नहीं होता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बड़े टाइम फ्रेम का 38% का लेवल है, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन जहां तक अभी मुझे लग रहा है पहले ऊपर की चाल बन सकती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, क्या यहाँ से हम अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वॉलेटिलिटी वाला स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब फिर से ऊपरी लेवलों से हमें गिरावट दिख सकती है। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिख रही है, और ऊपर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे इसका आंसर हमें मिलेगा जो भी करंट एरिया से राइज आएगा, जिसे हम अपडेट वीडियो में देख लेंगे। अभी हमें जो भी करंट एरिया में काम करना है वो शॉर्ट टर्म के नजरिए से ही करना है, या फिर स्टॉक्स के अकॉर्डिंग। और जो भी लॉन्ग टर्म की पोजीशन है उससे हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि वॉलेटिलिटी के अंदर फिर लास्ट में हमें लॉस ही होगा। जब तक डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं होता तब तक लॉन्ग टर्म की पोजीशन को होल्ड करना ही पड़ेगा। और वैसे भी टॉप में कोई माल नहीं बेच सकता, हमको लॉन्ग टर्म की पोजीशन में कुछ ना कुछ तो टेल में छोड़ना ही पड़ेगा। अब एक बार हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। 100% के ऊपर है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें वापस से ऊपर की एक चाल या बाउंस दिख सकता है। अगर 100% का लेवल ब्रेक होगा तभी मैक्सिमम 138% का लेवल ओपन होगा। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है, बैंक निफ्टी या बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा गिरने की जगह नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के इंपॉर्टेंट लेवल के पास में है। मतलब यहां से ज्यादा नीचे गिरना इसका मतलब है टॉप लगना। अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये बेस्ट सेक्टर है जहां पर स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं, इसलिए यहां पर नजरें बनाए रखनी है। और लास्ट वीडियो को देख लेना, वहां पर स्टॉक्स को भी डिस्कस किया हुआ है। और जिन्हें भी एनालिसिस समझ में नहीं आ रही है उनसे मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, ये मेरी स्टडी आपके लायक नहीं है, आप मुझे माफ करो और वीडियो मत देखो। और वैसे मुझे ऐसे कमेंट से प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन अगर आप सुनील सर के ऊपर कमेंट करोगे तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर मैं सीधा ब्लॉक करूंगा। सिर्फ इस वजह से उनके कोर्सेज पेड है, या फिर वो पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं, इसलिए आप उनके ज्ञान को झुठला नहीं सकते। एकमात्र एनालिस्ट वही थे कोविड के टाइम पर जिन्होंने एसएमपी में ही नहीं यूट्यूब में भी बोला था यहां से वी शेप रिकवरी होगी और हम बहुत बड़ी बुल मार्केट में एंटर करेंगे। जो भी नॉलेज उन्होंने शेयर करी है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में, उसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। वो उनके पेड कोर्सेज से भी बढ़कर है, और जिन्होंने उनके कोर्स किए हैं उन्हें उसकी कीमत पता होगी। इसलिए आपको एनालिसिस अच्छी लगती है तो देखो, वरना मत देखो। और ऐसे ना मुझे व्यूज चाहिए और ना सब्सक्राइबर, और ना ही मेरी साइड से कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है। और अगर नेक्स्ट टाइम से लगेगा तो फिर मैं कमेंट बॉक्स ही बंद कर दूंगा। अगर स्मॉल कैप देखें तो अभी 14% के ऊपर है, लेकिन इसका एक बार बड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ऐसे कहानी समझ में नहीं आएगी, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ हम स्टोरी लाइन को समझेंगे। 2020 से स्मॉल कैप के अंदर थर्ड फेज शुरू हुआ है, और थर्ड फेज मैक्सिमम टाइम प्राइस वाइज सबसे बड़ा होता है। और अभी हम थर्ड फेज में है, जो कि कंप्लीट होने वाला है। कौन सी चाल पूरी होने वाली है? जो चाल 2023 से शुरू हुई है। सबसे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी खेल ऊपर का ही है, और जो थर्ड फेज होता है उसके लिए बोला जाता है इसका इज द लिमिट। क्यों? जो एफएमसीजी के अंदर 2003 से चाल शुरू हुई है, ये पूरा का पूरा थर्ड फेज है। 21 साल हो गए हैं, इससे आप आइडिया लगा सकते हो थर्ड फेज कितना बड़ा हो सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी भी थर्ड फेज के अंदर है, और अभी 2020 में इसका थर्ड फेज शुरू हुआ है, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ। तो जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर देख लेना। और अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप का मामला क्या है, अगर ये 23% के नीचे सस्टेन करता है तो जो स्मॉलर टाइम फ्रेम का थर्ड फेज है जो 2023 से शुरू हुआ है उसके कंप्लीशन का इंडिकेशन आएगा। और अगर वो कंप्लीट होता है तो फिर आने वाले दिनों में अंडर परफॉर्मेंस लंबी चल सकती है। इसकी स्टोरी लाइन तभी ठीक होगी जब ये 19,640 के लेवलों को तेजी से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। बड़े टाइम फ्रेम में सब कुछ ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस अभी ऐसे एरिया में है जहां से दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर नीचे के लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर हम वॉच करेंगे स्टडी के लिए, और फिर हम देखेंगे अगला मौका कब बनता है। और सेम स्टोरी मिड कैप के अंदर है, ये भी अपने थर्ड फेज में है। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो ये समझ लेना जो भी छोटे टाइम फ्रेम का थर्ड फेज है वो अभी भी कंटिन्यू है, और अगर नीचे आ गए तो छोटे टाइम फ्रेम का थर्ड फेज कंप्लीट हो गया है। और मुझे लगता है
अब स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आईटी को देख लेते हैं। स्टोरी लाइन बिल्कुल सेम है, अभी लेवल्स के ऊपर है। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर नीचे का एक झटका लग सकता है। और अगर मेटल देखें तो ऊपरी लेवलों से गिरावट हुई है। अब यहाँ पर 9700 के लेवल का ध्यान रखना, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 9500 ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। बड़े टाइम फ्रेम में खेल ऊपर का ही है। और एक बार लास्ट वीडियो को देख लेना, वहां पर स्टॉक्स के साथ साथ करंट एरिया को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब भी ऊपर का खेल मार्केट में रिज्यूम होगा उसमें प्रोबेबिलिटी है बैंकिंग, आईटी और मेटल अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान बनाए रखना है। और अब हम एफएमसीजी को देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी 8-10 साल वाली बियर मार्केट शुरू होने वाली है और इसके पीछे का रीजन है इसका थर्ड फेज खत्म होने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम को समझने के लिए आप लास्ट वीडियो को देख लेना। अभी हम सिर्फ बड़ी कहानी को डिस्कस करेंगे। आज तक निफ्टी और एफएमसीजी का आपने बहुत बार कंपैरिजन देखा होगा। एफएमसीजी ने हर बार निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है किसी भी एरिया के अंदर में, और यही पिक्चर आने वाले सालों में लोग आपको बार बार दिखाएंगे। ये देखो प्रूफ, जब भी रिसेशन आता है तो उसमें हमेशा एफएमसीजी आउट परफॉर्म करता है। और ये इसलिए आउट परफॉर्म करता है क्योंकि ये पूरा का पूरा थर्ड फेज है। जो चाल 2003 में शुरू हुई थी वो आज की डेट पर खत्म ही नहीं हुई है, लेकिन अब आने वाले सालों में ये साइकिल उल्टी घूमने वाली है। एफएमसीजी की जगह में निफ्टी आ जाएगा और निफ्टी की जगह में एफएमसीजी आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी का थर्ड फेज अभी शुरू हुआ है और एफएमसीजी का खत्म हो रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा ही खेल आने वाले सालों में हमको निफ्टी के अंदर दिख सकता है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर नीचे का खेल शुरू होगा तब निफ्टी इस चाल की करेक्शन करेगी जो 2020 से शुरू हुई है, और इस हिस्से में करेक्शन के बाद वापस से ऊपर कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन वही एफएमसीजी अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर जाएगा। शुरुआती स्टेज में हो सकता है हमको गिरावट बड़ी दिखे, लेकिन होगा कुछ नहीं, ये एक साइडवेज करेक्शन की जोन बन जाएगी। और ये 21 साल का ट्रेंड है, तो एक करेक्शन जल्दी से खत्म नहीं होगी। इसलिए जब भी बड़ी गिरावट होगी तब हमें एफएमसीजी से दूर रहना है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर ऊपर की चाल बनती है तो उस लास्ट चाल के अंदर में कुछ स्टॉक डबल भी हो सकते हैं। और एक बार आप लास्ट वीडियो को देख लेना, वहां पर करंट एरिया को एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब कुछ स्टॉक से चार्ट देख लेते हैं। और पहला चार्ट है टीसीआई। स्मॉलर टाइम फ्रेम के लेवल्स तो आ गए हैं, अगर इससे नीचे जाता है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। 2014 से ये भी थर्ड फेज के अंदर में है, 10 साल हो चुके हैं। कब तक थर्ड फेज में रहेगा ये नहीं मालूम, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें काम करना है। और फिलहाल इसमें लॉन्ग टर्म का कोई भी व्यू नहीं है। अप साइड के अंदर 1084 का लेवल इंपॉर्टेंट है और ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की एक चाल दिख सकती है। जुबलियन फूड अभी जहां पर प्राइस है वही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 610 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर 38% या फिर वीकली गेट, और जब तक ये वीकली गेट के ऊपर है तब तक इस हाई के आसपास तक जाने की संभावना है। और इसमें बड़ी चाल तभी बनेगी जब ये 900 के ऊपर सस्टेन करेगा। और यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का 100% का लेवल भी है जहां से 2021 में रिजेक्शन आया था, तो इसका भी ध्यान रखना है। ये भी थर्ड फेज के अंदर में है 2016 से। अब वो खत्म हो चुका है या फिर बचा हुआ है, इसका पता हमें आने वाले दिनों में चलेगा। अगर 100% के ऊपर प्राइस आने वाले दिनों में सस्टेन करता है तो फिर यहां से बड़ी चाल बन सकती है। और जब तक वीकली गेट के ऊपर है तब तक 100% जाने की संभावना है। इसका इंडिकेशन आएगा जब ये 61% के ऊपर सस्टेन करेगा। चार्ट के अंदर प्रॉब्लम आनी तब शुरू होगी जब ये 500 के नीचे जाकर सस्टेन करना शुरू करेगा, और फिर इसके अंदर 300 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए वीकली गेट में ही नजर रखना, उसके नीचे सस्टेन ना करे। टाइटन जब तक 38% के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक 16% और 100% के लेवल ओपन है। अगर 100% के नीचे सस्टेन करेगा तो 138% या फिर वीकली गेट आएगा। और यहाँ कहीं पर भी प्राइस अपनी बॉटम बनाकर ऊपर की एक चाल ले सकता है। तो अभी इसको लेवल्स के अकॉर्डिंग ही देखना है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यह एक्सटेंशन का चार्ट है और थोड़ा रिस्की भी लग रहा है, इसलिए अगर लोअर लेवल्स में अपॉर्चुनिटी बनती भी है तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही देखना है। मतलब यहां से जो भी चाल बनी वो ली और बाहर, और यहां से रिवर्स होगा तो एक बार हाई करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अब हम नेक्स्ट टाइम स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।